हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, आप देख सकते हैं यस बैंक ने आज सेकंड डे पे एक अपर सर्किट दिया हुआ है। आज ये शेयर ऑलमोस्ट 13.50 पे क्लोज हुआ है। ओपनिंग में ही इसने जो एक अपर सर्किट लगा दिया था, पूरे दिन ये अपर सर्किट पे ही चला। यहाँ पे सर्किट ब्रेकर दिखा नहीं हमें। मार्केट को एक्सपेक्टेड था कि रिजल्ट के बाद शायद ये अप मूव देगा, रिजल्ट के बाद शायद इसमें तेजी आएगी बिकॉज इसके रिजल्ट काफी अच्छे आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट के बाद इसमें काफी ज्यादा गेम हुआ, ऑपरेटर्स ने इस शेयर को जो है काफी ज्यादा दबाया था और ये शेयर लगभग एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा था या फिर एक साइड ट्रेंड में जा रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। बट रिसेंटली इसमें काफी ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आए थे, काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आए थे, जिस वजह से ये शेयर जो है काफी अच्छा पीक बना चुका है, काफी तेजी दिखा चुका है। सो हम इन न्यूज अपडेट्स को काफी डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल, काफी लोग अभी इसके पीछे पड़े हुए कि यहाँ पे खरीद सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अपर सर्किट लगा रहा है, शेयर ऊपर जा रहा है, रिकवरी ले रहा है। सो अगर बस उस टिप के बेसिस पे, बस उनकी बात सुन के आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आई वुड से कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट अभी करंटली तो मत करिएगा। उसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपने इस पे पूरा रिसर्च किया है, आपका कोई स्ट्रैटेजी, आपका कोई बिलीफ है इस बैंक में, आपको लग रहा है कुछ आगे आउटटर्न आने वाला है, तो उस केस में आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपका कॉल होगा। बट किसी एक कहने पे यहाँ पे इन्वेस्ट मत कीजिए बिकॉज काफी रिस्की काउंटर है, काफी रिस्की स्टॉक है, कभी भी ये रिवर्सल दे सकता है। इसका डिटेल वीडियो इसके बिजनेस पे, इसके एनालिसिस पे, इसके रिपोर्ट पे, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये मैंने ऑलरेडी बनाया था जब इसने रिजल्ट अनाउंस किया था। यहाँ ऊपर आई बटन में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप डिटेल में इसके बैंक की कंडीशन जो है वो चेक कर सकते हैं। सो आप इस बैंक की फाइनेंशियल कंडीशन, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इसके फंडामेंटल्स चेक करने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। बस किसी के कहने पे, क्योंकि ये अपर सर्किट दे रहा है, इसमें इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा मत बिकॉज जैसे कि मैंने कहा, काफी रिस्की काउंटर है। आज आपको अपर सर्किट में दिख रहा है, कल आपको लोअर सर्किट में भी दिखाई देगा। बस अगर आप अपर सर्किट और लोअर सर्किट में खेलते रहोगे तो आप कोई प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, बट आपका जो है लॉस ही होगा बिकॉज ये शेयर जब भी नीचे जाता है, मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है इसके अगेंस्ट। सो उस केस में जो है पैनिक सेलिंग दिखाई देती है, काफी लोग लॉसेस बुक कर लेते हैं। तो वो हमें यहाँ पे करना नहीं है, हमें स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पे एंट्री और एक प्रॉफिटेबिलिटी एग्जिट लेनी है। मैंने पर्सनली ये शेयर एफपीओ में खरीदा था 12 के भाव पे। उसके बाद जब ये अराउंड 17 के रेंज में ट्रेड कर रहा था, जब इसने रिवर्सल लिया था, जब ये 16-15 तक आ गया था, तो ये मैंने सेल कर दिया था। वापस जब ये भी नीचे गिरा था 12 के रेंज में, तब मैंने वापस खरीद लिया था अराउंड 12.50 के रेंज में। और यहाँ पे मैं जो है आगे वापस सेलिंग करूंगा जब इसमें अच्छी तेजी आएगी तो। बट अगेन यहाँ पे मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी खरीदी थी, मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैंने क्वांटिटी खरीदी थी कि अगर यहाँ पे ये शेयर नीचे भी जाता है तो मुझे खासा फर्क ना पड़े, उतनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे जो है बिल्डअप करी थी। सो रिजल्ट के बाद जो ऑपरेटर्स गेम कर रहे थे उसके हिसाब से तो लग रहा था कि ये शायद 9 तक भी टच कर लेगा, और मैं रेडी भी था कि 9 वापस बाइंग कर लूंगा लोअर रेट पे एवरेज आउट करने के लिए। सो आप देख सकते हैं एक महीने का पूरा वॉल्यूम चार्ट आपके सामने, काफी जो है हैवी यहाँ पे डंपिंग की गई थी, काफी हैवी सेलिंग यहाँ पे की गई थी। बट स्टिल यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है शेयर का ज्यादा नीचे जा नहीं पाया था बिकॉज दो रीजन थे यहाँ पे। पहला मेन रीजन है कि यहाँ पे जो मेजोरिटी स्टेक्स है, मेजोरिटी जो शेयर्स है, अभी भी लॉक्ड इन है। जो 3 साल का लॉकिंग पीरियड है वो तो है ही। जो सेकंड रीजन है वो आपके सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो डीआईआईज है उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न ऑलमोस्ट 69 से 49 पे लाके खड़ी कर दी है, यानी कि 50 के आसपास बोल सकते हैं। पब्लिक ने अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे बढ़ा दी है, 29 था तो लगभग आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स का जो है अपर मूव दिख सकता है। एफआईज ने काफी कंसिडरेबल होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 1.66 था जून तक, और आप देख सकते हैं 11.16 है, यानी कि लगभग इनका 10 गुना बढ़ गया है। अगर डीएस को मैं एक्सपांड करूं तो आपको मोस्टली यहाँ पे बैंक्स दिखाई देंगे। जब इशू शुरू हुआ था यहाँ पे यस बैंक में, जब क्राइसिस आई थी, जब पैसों की जरूरत थी, तो आरबीआई ने फॉर्म किया था कमेटी जहां पे ये सारे बैंक्स ने मिलकर यहाँ पे 10 रुपए के भाव पे आई बिलीव इन्वेस्ट किया था। उन्होंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट काफी आई बिलीव निकाल दिया है। सो ऑपरेटर्स ने पूरी कोशिश की यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन की, स्टॉक के प्राइस को लगभग 10 के नीचे लेके आने की, बट यहाँ पे मजबूरन ये हो नहीं पाया उनकी तरफ से बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस ने ऑलरेडी इनकी होल्डिंग बढ़ा दी थी, डीआईएस की होल्डिंग कम हो गई है, बट जो पब्लिक है उनके पास अभी भी मेजोरिटी होल्डिंग है 39% तक की। तो जो पब्लिक यहाँ पे अभी इन्वेस्टेड है, मेजोरिटी पब्लिक ऐसी पब्लिक है जिन्होंने ये शेयर जो है काफी हायर रेट में खरीदे थे, तो उनके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग ये शेयर की तरफ देख भी नहीं रहे और करंटली ये शेयर बेचने का कोई सोच भी नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे उनको बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है और उनके पास आई कुछ खोने के लिए। तो यहाँ पे मेजोरिटी पब्लिक जिन्होंने हायर रेट पे खरीदे थे उनके शेयर तो काफी अटके पड़े 3 साल के लॉकिंग पीरियड में, बट उसके अलावा जिन्होंने रिसेंटली 16-17 के रेंज में खरीदे थे वो अभी जल्दी यहाँ पे शेयर छोड़ने वाले नहीं है, वो पूरे प्रॉफिट के बाद ही यहाँ पे एग्जिट लेने वाले हैं। और इसी वजह से आप देख सकते हैं हैवी वॉल्यूम सेलिंग के बाद भी ये स्टॉक प्राइस ज्यादा लुढ़का नहीं था, एक काइंड ऑफ नेगेटिव में ही था, रोज डे बाय डे जो है नेगेटिव गिरते जा रहा था, कहीं 5 पैसे ऊपर तो कहीं 5 पैसे नीचे चल रहा था, बट अगेन साइड ट्रेंड में था, बट ये ज्यादा टूट नहीं पाया था,
टूटने की कोशिश कर रहा था, बट इसको सपोर्ट मिलते जा रहा था, ज्यादा हेवी सेलिंग यहाँ पे हो नहीं रही थी। और रिसेंटली इसमें 3 ऐसे न्यूज है जिस वजह से ये स्टॉक को एक पॉजिटिव आउटलुक मिला है, एक पॉजिटिव मूव मिला है। पहला न्यूज आपके सामने है कि केयर ने इसका जो रेटिंग है अपग्रेड किया है बॉन्ड्स के लिए, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए। इनका पहले रेटिंग था बी, अभी जो है ट्रिपल बी कर दिया है। सो पहले जो केयर ने रेटिंग दी थी उसके हिसाब से इनके जो बॉन्ड्स है वो अंडर क्रेडिट वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस यानी कि अनस्टेबल थे, और अभी इन्होंने इसको जो है अपडेट कर दिया है, स्टेबल का करार दे दिया है। सो अगर रेटिंग की बात करें तो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए रेटिंग काफी ज्यादा मायने रखती है, काफी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज उसी बेसिस पे कंपनी या बैंक बाहर से पैसे कैसे उठाती है, एक्सटर्नल सोर्स से पैसे कैसे जमा करती है, डेब्ट कैसे रेस करती है, वो पूरा डिपेंड करता है इसी रेटिंग पे। जितना अच्छा ये रेटिंग होगा उतना ईजी होगा बैंक के लिए या किसी कंपनी के लिए बाहर से पैसे उठाना कम इंटरेस्ट पे। अगर रेटिंग खराब होती है तो बाहर से पैसे उठाने के लिए, पैसे रेस करने के लिए काफी दिक्कत होती है, हायर इंटरेस्ट भी पे करने पड़ते हैं। जो अगली बड़ी न्यूज येस बैंक की फेवर में आ रही है कि इन्होंने सीएन की ग्रुप, कॉक्स एंड किंग्स ग्रुप को जो लोन दिया था लगभग 1000 करोड़ का, उस पे सीबीआई ने एक केस रजिस्टर किया हुआ है, चार्जशीट रजिस्टर की गई है फ्रॉड का, और यहाँ पे दिख रहा है कि शायद ये पैसे येस बैंक की तरफ वापस आ सकते हैं, चांसेस जो है दिख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। येस बैंक पूरी तरह अभी आरबीआई और एसबीआई के सर्वेलेंस के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट काफी ज्यादा जो है यहाँ पे एडमेंट है ये सारे पैसे रिकवर करने के लिए। रिसेंटली हमने देखा जो अनिल अंबानी का हेडक्वार्टर था मुंबई का, उसको भी सीज कर लिया था, और अब ये नया अपडेट आया है, और ये जो एक पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है कि शायद यहाँ पे ये पैसे रिकवर होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एफआईआर, बैंक हैज सैंक्शनड 650 crore credit to EOTTL in 2017. The facilities were enhanced to 1015 crore by September 2018 after reporting the account as fraud. 100% of principal amount outstanding of 944 crore was written off in March 2020. So इन पैसों को ऑलरेडी एनपीए डिक्लेयर किया गया था एंड मार्च 2020 में आई बिलीव ये राइट ऑफ भी किया गया था। अब अगर ये रिकवरी हो रही है, यहाँ से कोई भी अमाउंट रिकवर हो रहा है, तो ये बैंक के लिए टोटल प्रॉफिट रहने वाला है, टोटल एक बोनस होने वाला है बैंक के बैलेंस शीट में। एंड यहाँ पे सीबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास कंप्लीट प्रूफ है कि ये टोटल केस ऑफ फ्रॉड है, बिकॉज जो सीएसके ग्रुप ने यहाँ पे लोन लिया था वो उन्होंने डाइवर्ट किया था, वो उन्होंने आगे जो है भेज दिया था उनके दूसरे एंटिटी में, दूसरे कंपनी में जो ऑलरेडी जो दिवाला हो चुका था, ऑलरेडी लिक्विडेशन के कगार पे था, ऐसे कंपनी में उन्होंने ये पैसे डाइवर्ट किए थे। आई बिलीव उनका नाम है रिडकाइट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, और ये जो सीएसकेएल ग्रुप के प्रमोटर थे मिस्टर खंडेवाल, उनकी फैमिली मेंबर की कंपनी थी, ऐसे उन्होंने पैसे घुमाए थे, ये सीबीआई के पास कंप्लीट प्रूफ है। सब यहाँ पे ऐसे लग रहा है इसमें से शायद मेजर हद तक जो है पैसे रिकवर हो सकते हैं, बिकॉज सीबीआई के पास काफी ज्यादा प्रूफ्स है, काफी ज्यादा मनी ट्रेल से इन्होंने कहाँ से कहाँ ये ट्रांसफर किए, उस बेसिस पे शायद रिकवरी ये कर भी लेंगे। सो ये न्यूज ओवरऑल बैंक को जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दे रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ ढकल रहा है। और जो अगली न्यूज है थोड़ी पुरानी न्यूज है, आई बिलीव ऑलरेडी आपने ये पढ़ा होगा या सुना होगा। यस बैंक जो उनका जो एनपीए पोर्टफोलियो लगभग 32,000 करोड़ वो बेचने को देख रहा है एआरसी या दूसरे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को, और यस बैंक ने इसमें से ऑलरेडी 24,476 करोड़ को एनपीए डिक्लेयर कर दिया था, यानी कि यहाँ से पैसे आने वाले नहीं है, ऐसा यस बैंक ने ऑलरेडी जो है कंसिडर कर लिया है, चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ से पैसे आने की। सो ऑलरेडी इन्होंने इतना अमाउंट जो है इसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया था। सो ये जो ये एनपीए पोर्टफोलियो बेच रहे 32,344 करोड़ का, इसका एक्चुअल वैल्यू ये लोग लेने वाले ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, वो भी एक साथ नहीं लेने वाले, 5,000 करोड़ ये लोग अपफ्रंट लेने वाले, कि जैसे ये बेच रहे 32,000 करोड़ उसमें से 5 करोड़ ऑन द स्पॉट उन्हें मिल जाएंगे, और जो बाकी का 10% पेमेंट है यानी कि 3,000 करोड़ ये उन्हें तब मिलेगा जब ये ऑलमोस्ट जो एनपीए है 32,000 करोड़ का, यहाँ से एक पोटेंशियल पेमेंट आना शुरू हो जाए, एक पोटेंशियल रिकवरी शुरू हो जाए, तब जाके ये लोग बाकी के 3,000 क्लेम कर सकते हैं। सो टोटल 8,000 में ये लोग पूरा इनका एनपीए पोर्टफोलियो जो है ये बेचने वाले हैं। तो ये जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए अच्छी बात है, बिकॉज उनके पैसे सेफ रहेंगे, एनपीए यहाँ पे जीरो होगा। बट जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए थोड़ा नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑब्वियसली इतना बड़ा लॉस कंपनी झेल रही है, उसके अगेंस्ट बस 8,000 मिल रहा है, यानी कि 32,000 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बस उन्हें 8,000 मिल रहा है, ऊपर का पूरा लॉस उनका हो रहा है। बट इसका दूसरा आउटलुक ये है कि येस बैंक के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि इनके एनपीएस काफी हाई हो गए थे, काफी हायर एनपीए इनके रेट है। तो अगर ये एनपीए निकल रहे हैं, एनपीए राइट ऑफ हो रही है, एनपीए बेच रहे हैं, तो इनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट आ रहा है, बट इनके जो बैलेंस शीट है वो टोटली क्लीन अप हो जाएंगे, इनके बैलेंस शीट में जो एनपीएस है वो अभी जो है काफी ज्यादा मॉडरेट हो जाएंगे, अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। सो यूजुअली बैंक का काम होता है यहाँ पे पैसे इंटरेस्ट पे देना, पैसे इंटरेस्ट पे लेना। सो यहाँ पे जो रिकवरी होती है एनपीएस की, बैंक्स इजिली कर नहीं पाते, प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, उसके लिए दूसरे मैकेनिज्म होते हैं, दूसरे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रॉपरली यहाँ पे रिकवरी कर पाते हैं।
सो ऐसी कंपनीज को, ऐसे इंस्टीट्यूट्स को ये लोग टारगेट कर रहे हैं ये एनपीएस बेचने के लिए। अगर आज की ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डिलीवरी हुई थी, यानी कि जितनी क्वांटिटी आज ट्रेड हुई थी उतनी ही लोगों ने खरीद भी ली है। आई थिंक एक शेयर कम पड़ गया, यहाँ पे 925 है, यहाँ पे 924 आपको दिखेगा। तो ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे आज डिलीवरी हुई है। 100% डिलीवरी एक्चुअली एक काफी पॉजिटिव साइन है, काफी एक बड़ा साइन है। सो आप देख सकते हैं अगस्त में जब इसने 17 का हाई टच किया था तब से जो कंसिस्टेंटली ये नीचे की तरफ ही गिर रहा है, थोड़ा आपको दिखता है, उसके बाद वापस ये डाउन ट्रेंड ही शुरू करता है। सो यहाँ पे भी आप यही कंसिडर कर सकते हो, वापस आपको 2-3 दिन यहाँ पे अपर सर्किट दिखाई देगा, उसके बाद आपको ये शेयर जो है एक लोअर साइड में या लोअर एंड में या साइड ट्रेंड में जाते हुए दिखाई देगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो है बहती गंगा में हाथ धो ले, यहाँ पे जो शेयर चल रहा है उसमें इन्वेस्ट करके रिटर्न ले ले, तो ये हो नहीं पाएगा, बिकॉज जब भी ये यूटर्न देता है, जब भी ये रिवर्सल लेता है, तब लोगों को जो एग्जिट का मौका देता नहीं है। तो आपको वो भी सोचना है कि अगर ये नीचे गिर रहा है तो मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे होल्ड कर सकता हूँ या नहीं। बिकॉज अगर आप किसी एनालिस्ट, किसी यूट्यूबर, किसी टेलीग्राम वाले की बातों पे आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जल्दी ही आपको आपका पोर्टफोलियो रेड में दिखाई देगा, आप बहुत ज्यादा यहाँ पे पैनिक हो जाओगे और हो सकता है चांसेस है कि आप यहाँ पे जो लॉस में भी सेल करके निकलिए। सो आप बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा, स्टॉक को पूरा जांच परख के यहाँ पे डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं अपना व्यू दूं, ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी के ऊपर मैं इम्प्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी यही करो, बट आपको जिसमें एक फैक्ट दे रहा हूँ। बैंक ने जो 2 रिजल्ट दिए थे रिसेंटली, दोनों ही अच्छे रिजल्ट थे। जब भी ये इशू क्लियर हुआ था, जब इन्होंने नए फंड इनमें एड इन किए थे, उसके बाद जो रिजल्ट आया, रिजल्ट अच्छे आए, रिजल्ट परफेक्ट आया। शेयर का प्राइस देखोगे और रिजल्ट देखोगे, दोनों में कंपैरिजन नहीं है। एक पूरा टोटल सेटअप बैंक मिल रहा है, एक बड़ा बैंक मिल रहा है एक छोटे प्राइस में, एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव आउटलुक है। बट अगेन इसमें रिस्क यही है कि ये बैंक आगे भी ऐसा रिजल्ट देगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है, आगे भी ऐसे ही ग्रो करेगा या नहीं हमें पता नहीं है। सो यहाँ पे रिस्क का पोटेंशियल भी आगे है ही कि आगे भी ऐसा रिजल्ट देता है या नहीं। सो यहाँ पे एंट्री करने से पहले आपको वो चीजें भी कंसिडर करनी ही है। सो आई सजेस्ट आप यहाँ पे एक मेजर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, एक बहुत बड़ी पूंजी यहाँ पे मत लगाइएगा। एक ब्रेकआउट देखिए कि ये सोच के कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, शायद और आगे ऊपर जाएगा और जैसे ही जाता है यहाँ पे एग्जिट ले लेंगे। ऐसा नहीं हो पाता है बिकॉज हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता है कि ये शेयर एग्जैक्टली कब रिवर्सल लेगा, एग्जैक्टली और कितना ऊपर बढ़ेगा। और अगर आगे भी ऐसे रिजल्ट देता रहा जैसे कि ये पहले दे चुका है और इसमें और कोई गड़बड़ ना हुई और कोई इश्यूज ना है, तो ये शेयर जरूर आपको एक अच्छा रिटर्न देगा, एक अच्छा कैपिटल बना के देगा लॉन्ग टर्म में। बट अगेन उसमें टाइम लग सकता है, बस 6 महीने 1 साल में आपको यहाँ पे पूरा टर्न अराउंड दिखेगा नहीं। सो अगर समराइज करो तो आप यहाँ पे तेजी देख के या लोगों की बातें सुन के जोश में मत आइएगा और अपना एक इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर मत दीजिएगा। शेयर के बारे में पूरा समझिएगा, पैटर्न देखिएगा, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये लोअर ट्रेंड पे बनाते जा रहा है। ये सारी चीजें देख के ही आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा और फ्यूचर में आप कितना होल्ड कर सकते हैं, कितना लॉस इसमें झेल सकते हैं, अगर नीचे जा रहा है तो कितना आप पकड़े रख सकते हैं, वो सारी बातें सोच के ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोचिएगा। सो गाइस ये मेरे व्यूज थे, मेरे पॉइंट से शेयर को लेके, शायद आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो, आपको लगता हो ये शेयर काफी ज्यादा बढ़ेगा, आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या आपको ऐसा भी लगता होगा कि ये शेयर काफी बड़ा डिप लेने वाला है, तो आप उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, जो न्यूज बताई, उसको आप बस एक कंसिडरेशन में रख सकते हैं, उसको बस आप रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। बट आप आपका रिसर्च करने के बाद ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आपकी स्टडी होने के बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन पाइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।